Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So I am Amir Isaac and you are watching Amir Isaac online. So आप लोगों को स्टूडेंट जैसे मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं पार्ट 2 के अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करवा चुका हूं। तो आज इंशाल्लाह इसी चैप्टर का हम अगला लेक्चर देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसमें आप लोगों को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसके बारे में बताया था, लेकिन आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू नो के बोर्ड के अंदर अब कुछ छोटे टॉपिक्स को भी लॉन्ग में दिया जाना शुरू कर दिया गया है। तो इस वजह से हो सकता है इनमें से कोई एक आधे को मिलाकर या किसी एक पर भी इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर हो सके और आप लोगों को सारा का सारा टॉपिक समझ आ सके। तो हम डिस्कस करेंगे जी पार्थिनोकार्पी, सीड डोरमेंसी, फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को आपके चैप्टर नंबर 18 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मिलते हैं। तो इंशाल्लाह जी इसको मैं आप स्टार्ट करता हूं और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको अगेन कुछ ना कुछ हेल्पिंग मटेरियल मिल सकता है। तो हम चलते हैं आज के लेक्चर की डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली बात जो पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस है। अब ये सारा का सारा जो पोर्शन है जी आपकी बुक के अंदर एज सच जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से मैंने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। साथ आप लोगों को कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रही हैं जो कि एक्चुअली आपको एग्जांपल्स के तौर पर फ्रूट्स नजर आ रहे हैं जिनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोकार्पी? तो आप सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। लेकिन आप जारी बात है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशन आती है तो थोड़ा सा उसको आप एक्सप्लेन कर दें कि इन सम केसेस फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दस नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बनाना है, पाइनएप्पल है एंड सम वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो इसमें आप लोगों को जैसे मालूम है कि इन सब जो फ्रूट्स हैं उनमें सीड नहीं होते, स्पेशली बनाना में, पाइनएप्पल के अंदर। तो आप लोग इन फ्रूट्स को फिर बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स देखा था उसमें आपको याद होगा कि हमने एक डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसको डिस्कस किया था कि जब पोलन ट्यूब आती है और वो अपने गैमीट्स को ट्रांसफर करती है इनटू द फीमेल स्ट्रक्चर या इन अदर वर्ड्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, तो फिर फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड के अंदर और ओवरी बन जाती है फ्रूट। लेकिन इस केस में क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ओव्यूल जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इन अदर वर्ड्स कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, बट अब ओवरी को एक्चुअली किसने फ्रूट में चेंज किया। अब आप लोगों को इसमें हार्मोन्स का रोल जो है वो बताना है। तो सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इट इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस और उसमें स्पेशली जो है वो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ओवरी के अंदर स्पेशली हाई हो जाता है। यूजुअली हाई ऑक्सीजन लेवल्स अकर इन दीज ओवरीज। तो ऐसे फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू फ्रूट्स जो है यानी ऐसी ओवरीज जो है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में चेंज होती हैं उसमें स्पेशली ऑक्सीजन का लेवल को काफी ज्यादा होता है। ये बात आपको अगेन एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है कि विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोकार्पी। अब 17 चैप्टर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होती है कि ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी और जो जिब्रालिन्स हैं वो आपको उसमें लिखा होता है मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी और साइटोकाइनिन में लिखा होता है रेयरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। तो इसी वजह से अगर इन केस ऑप्शंस आएंगी तो उसमें बेस्ट ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। लास्ट पर एक छोटी सी बात है जो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि एज सच ऑब्जेक्टिव में बोर्ड के एग्जाम में ये आया था कि पार्थिनोकार्पी समटाइम्स आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। अब ये आर्टिफिशियली इंड्यूस हम किस में कर सकते हैं? फॉर कमर्शियल पर्पसेस बाय एडिंग ऑक्सीजन एज इन टोमेटो एंड पेपर्स। तो उसमें ये ऑप्शंस थी और बोथ एंड बी का ऑप्शन भी था। तो टोमेटो एंड पेपर्स जो है इसके हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा सकते हैं पार्थिनोकार्पी। नॉर्मली क्या होता है कि टोमेटोस में भी सीड होते हैं, पेपर में भी सीड होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अब आपको देखें वाटरमेलन भी दिखाई दे रहा है, तो वाटरमेलन में नॉर्मली सीड्स होते हैं, लेकिन जब हम पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस आर्टिफिशियली चलाएंगे तो इन फ्रूट्स में भी जिनके अंदर नॉर्मली सीड्स होते हैं उसमें भी सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे और इससे क्या होगा कि ये पल्प जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इसी तरह से जो यील्ड है उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर इस तरह से ये टोमेटो में और पेपर की एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर जिसके अंदर हम इंड्यूस कर सकते हैं पार्थिनोकार्पी को आर्टिफिशियली। अगेन ऑप्शन आ सकती है बाय एडिंग विच हार्मोन, तो आंसर होगा ऑक्सीजन, जिसका दूसरा नाम भी आप लोगों ने सुना होता है इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये था ऑल अबाउट पार्थिनोकार्पी। हम चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ
दैट इज सी डोरमेंसी। अब डोरमेंसी कहते हैं किसी चीज का रेस्टिंग स्टेज में चले जाना, इनएक्टिव हो जाना, अपनी ग्रोथ को रोक लेना, एटसेट्रा। और डेफिनेटली ये कब होता है? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं फॉर ग्रोथ। अब सीड के अंदर एम्ब्रियो की ये रेस्टिंग कंडीशन है जिसमें वो नॉर्मली अपने आप को ग्रो करवाना बंद कर देता है या जर्मिनेशन शो नहीं करता जब तक उसको कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिलती। तो हम इसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले। इट इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट विच इनेबल्स एन एम्ब्रियो टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जिसमें दो का जिक्र आपकी बुक ने स्पेशली किया है। एक उसमें से वाटर स्केरिसिटी यानी कि पानी का कम हो जाना, और दूसरा लो टेम्परेचर। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर अगर सीड्स का एम्ब्री जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा या वो शो नहीं कर रहा ग्रोथ, द प्रोसेस विल बी नोन एज सीड डोरमेंसी। अब छोटा सा मैं व्यू आपको दिखा देता हूं, बुक में कोई डायग्राम मौजूद नहीं है एज सच। तो प्लांट डिवेलपमेंट के अंदर ये कुछ स्टेजेस आपको नजर आ रही हैं। जैसे सबसे पहले सीड की डेवलपमेंट कब होगी? जब पोलिनेशन होगी। अभी ये मैंने पीछे आपको जैसे बताया कि पोलिनेशन के रिजल्ट में पोलन ट्यूब बनेगी और उसके बाद फिर मेल गैमीट्स ट्रांसफर होंगे इनटू फीमेल स्ट्रक्चर, और उसके रिजल्ट में ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा। तो जब ये सीड बन जाएगा उसकी मैचुरेशन होगी और उस वक्त फिर वो क्या हो जाएगा? डोरमेंट हो जाएगा। यानी जब तक आप सीड को सो नहीं करेंगे, जमीन में बोएंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो तब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो इन अदर वर्ड्स, पानी की एब्सेंस में और लो टेम्परेचर के अंदर सीड डोरमेंट रहते हैं और उनका एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता। अब जर्मिनेशन कब होती है? जब उसको कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं, और यूं फिर प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है और सीड में से निकलने वाले पौधे को हम सीडलिंग का नाम देते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन आपने बता दी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें, यानी कि एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस कब हमें ज्यादा नजर आती है, तो दूसरी बात इसके अंदर आप लोग वो मेंशन करेंगे कि दिस इज ऑफ ग्रेट सर्वाइवल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट इन दैट इट प्रिवेंट्स डोरमेंट सीड फ्रॉम जर्मिनेटिंग इन रिस्पॉन्स टू। अब यहां पर ना छोटी सी एक बात मिसिंग है, मैं पहले वो ऐड कर देता हूं। जो बुक में मेंशन है जी, वो है कि इन रिस्पॉन्स टू द कंडीशंस विच आर अपेरेंटली फेवरेबल। ठीक है, ये एक चीज होती है कि वैसे ही अनफेवरेबल है, लेकिन एक चीज हमें लग रहा होता है कि वो फेवरेबल हैं, लेकिन वो एक्चुअली फेवरेबल नहीं होती। तो मैं इसमें ना ऐप में जो ना ये एक वर्ड ऐड कर देता हूं विच आर अपेरेंटली फेवरेबल, और उसके बाद फिर मैं उसको भी दोबारा से समझाता हूं। पहले मैं वो वर्ड ऐड कर दूं बीच में। ओके जी, ये मैंने बीच में ऐड कर दिया। अब अपेरेंटली फेवरेबल, ये बुक में वर्ड मौजूद है। और अपेरेंटली फेवरेबल का मतलब कि जाहिर वो लग रहा होता है कि फेवरेबल हैं, बट एक्चुअली वो फेवरेबल नहीं होती। जैसे कि उसने मेंशन किया हुआ है आपकी बुक के अंदर कि सच एज वार्म स्पेल इन विंटर, यानी कि सर्दियों का मौसम था, जारी बात है विंटर कंडीशंस थी, और उसके अंदर अगर कुछ देर के लिए धूप निकल आई और उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। अब जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, यू नो कि वो 25 से 30 तक होता है। और नॉर्मली सर्दियों के अंदर टेम्परेचर डेफिनेटली 20 या उससे कम रहता है। तो इसी वजह से अब अगर इन केस धूप निकलने से वो टेम्परेचर 25 पे चला जाता है, तो फिर लगेगा कि कंडीशंस क्या हो गई हैं? फेवरेबल हो गई हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए हुआ है, ज्यादा देर के लिए नहीं हुआ। तो फिर इसमें एक चीज और है जो बुक में मेंशन है कि फिर प्लांट्स इंतजार करते हैं, यानी कि सीड के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो डोरमेंट तब तक रहती हैं जब तक उसको बाकायदा वाकई ये श्योर नहीं हो जाता कि कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं। और वो फिर 3 4 5 6 दिन तक अगर एक जैसा ही अगर इन्वायरमेंट रहती है या टेम्परेचर रहता है, देन कहीं जाकर ये जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, फौरन से स्टार्ट नहीं होगी। और इसी वजह से ये जो अपेरेंटली फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ग्रोथ को रोकने वाला प्रोसेस है, ये सीड डोरमेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि आप लोगों को अगर इन केस इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो उसमें आप जरूर मेंशन करेंगे। ये था जी सारा कुछ सीड डोरमेंसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था। और उसके बाद फिर लास्ट पर हम आज के लेक्चर में देखेंगे फ्रूट सेटिंग और फ्रूट राइपनिंग। ये दो टर्म्स हैं, फ्रूट सेटिंग और फ्रूट राइपनिंग, ये आगे पीछे बोली जाती हैं। सबसे पहले फ्रूट सेटिंग क्या होता है? रिटेंशन ऑफ ओवरी विच बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं जरा क्लियर कर दूं। नॉर्मली क्या होता है कि जब फ्लावर के अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस चल जाता है, जैसे मैं एक डायग्राम में अब आपको दिखा रहा हूं, पोलन आकर वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसकी पोलन ट्यूब के थ्रू उसके जो गेमिट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है और ओवरी फ्रूट में चेंज होती है। अब इसी प्रोसेस का नाम एक तो फ्रूट सेटिंग है। नॉर्मली ये होता है कि जब फ्रूट बनता है
तो उसके बाद फिर उसकी जब राइपनिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, फिर उसके बाद जो एंथर्स वगैरह होते हैं वो विदर कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर अगर कैलिक्स रहे यानी कि सेपल रहे तो वो फ्रूट के ऊपर नजर आते हैं, अदरवाइज वो भी गिर जाते हैं और फिर खाली ओवरी रह जाती है। अब इस ओवरी का मौजूद रहना जरूरी है, अगर ओवरी भी गिर गई तो फ्रूट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो डेट्स वाई सबसे पहली चीज तो फ्रूट के लिए फ्लावर जरूरी है, और फ्लावर का फ्रूट में चेंज होने के लिए उसका फीमेल पार्ट कार्पल जरूरी है, और कार्पल के अंदर उसकी ओवरी का अपनी जगह पर मौजूद रहना जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ द ओवरी। तो ओवरी पहले रिटेंशन शो करेगी एंड देन विच बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट बनेगी। यानी अगर पार्थिनोकार्पी जो हमने पीछे बात की है उसको भी ज़हन में लेकर आए तो तब भी फ्रूट सिर्फ उसी वक्त बन सकता है जब ओवरी मौजूद हो, यानी कि अगर ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं है। तो हम कहेंगे जी रिटेंशन ऑफ ओवरी विच बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज फ्रूट सेटिंग। अब इस प्रोसेस का नाम है फ्रूट सेटिंग। और उसके बाद फिर हम आते हैं फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस की तरफ। अब फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस सिंपल सी बात है कि जब फ्रूट बन गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवरी स्वेल करना शुरू करेगी, साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस भी एक्चुअली ऑक्सिन एटसेट्रा ये चलाएगा, समटाइम इसमें साइटोकाइनिन या जिब्रालिन भी रोल प्ले कर सकता है जो सीड के अंदर एक्चुअली मौजूद होते हैं। लेकिन अगर इन केस आप लोगों को जो है वो सही मानों में फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस में हार्मोन का नाम पूछा जाए तो बेस्ट ऑप्शन इज इथीन हार्मोन, कि वो असल में राइपनिंग के प्रोसेस को चलाता है। अब इसके अलावा बुक ने एक दो बातें और बताई हुई हैं, फिर हम दोबारा से इथीन की तरफ आएंगे कि विदाउट इट, अगर यानी ये रिटेंशन नहीं होती, ओवरी की रिटेंशन नहीं होती, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि फिर जारी बात है वो फूल गिर जाएंगे, या फिर ओवरी अगर इन केस मौजूद नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा। सो विदाउट इट एब्सिशन ऑफ द लोर्स नॉर्मली फ्लावर्स, ये असल में ना स्पेलिंग गलत है, ये लोर्स नहीं है, मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ये फ्लावर वर्ड है जी, लोर्स नहीं है, तो उसका मौजूद रहना ओवरी का और उसके साथ साथ फूलों का मौजूद रहना जरूरी है। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा था कि विदाउट इट एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स, नॉर्मली अगर एब्सिशन का मतलब होता है गिर जाना, सो लीडिंग टू द लो फ्रूट यील्ड्स, तो फिर उसकी वजह से फल कम पैदा होगा। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एंड द राइप सीड्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द ऑक्सिन, तो ये ओवरी के अंदर भी ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, सीड के अंदर भी ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, विच स्टिमुलेट द फ्रूट डेवलपमेंट, वो फ्रूट की डेवलपमेंट को और अच्छा कर देता है। और जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वो किस चीज का रिच सोर्स होते हैं, तो आंसर होगा ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकाइनिन, ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन पूछा जाए यानी कि पोलन ट्यूब एटसेट्रा, तो उसमें सिर्फ ऑक्सिन आंसर होता है, उसमें ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होता। लेकिन जर्मिनेटिंग सीड्स या डेवलपिंग सीड्स का आंसर क्या होगा? ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकाइनिन्स, ऑल ऑफ दीज। आखिरी बात कि जो मैं आपको जैसे बता रहा था इथीन से रिलेटेड स्पेशली एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्ट्रिक। तो ये क्लाइमैट्रिक के अंदर आप लोगों को फ्रूट राइपनिंग से रिलेटेड वर्ड मिलते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स इसकी अगर इन केस आपको डेफिनेशन पूछी जाए क्लाइमैट्रिक क्या होता है या फ्रूट राइपनिंग से रिलेट करके ये बात पूछी जाए, तो आप देंगे कि आंसर फ्रूट राइपनिंग इज ऑफन अकम्पनीड बाय द बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कॉल्ड क्लाइमैट्रिक, यानी कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का ज्यादा हो जाना। दिस इज एसोसिएटेड विद इथीन प्रोडक्शन, ये बेसिकली इथेन वर्ड नहीं है, ये पुरानी बुक्स में इथेन था, अब नए एडिशन के अंदर ये दोबारा से इथीन हो चुका है जो कि सही है। और इथेन एक्चुअली कंट्रोवर्शियल था, इस वजह से उसको उन्होंने चेंज करके इथीन कर दिया है। मैं भी इसको इथेन से इथेन इथीन कर देता हूं। ओके जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये अब इथीन वर्ड आपको नए एडिशन में मिलेगा। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द इथीन प्रोडक्शन व्हिच हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो असल में जो राइपनिंग का प्रोसेस है वो इथीन चलाएगा। और ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग अगर बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दिखाई देती है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? क्लाइमेट्रिक। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज के साथ रिलेट करके भी ये बात पूछी जा सकती है। तो ये था जी आज का लेक्चर, जो मैंने आपको तीनों टर्म्स बताई हैं, यानी तीनों टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स, पार्थिनोकार्पी, सी डॉर्मेंसी और लास्ट टॉपिक फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग। इनको आप अपनी बुक से भी अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। तकरीबन सारी बातें जो कि आपकी बुक में मौजूद है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन आप इसको दोबारा से रीड आउट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई आप लोगों को स्टिल कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मैं सारे आंसर्स देकर आपको कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।